फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस किया था, जो कि आपका जो पेपर 1 है एग्रीकल्चर ऑप्शनल का, जिन्होंने भी मेंस में ऑप्शनल को लिया है अपने, तो उनके सिलेबस को फॉलो करते हुए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो पहला ही टॉपिक था वो पेपर 1 का, जिसमें इकोलॉजी और उसका जो रिलेशन है या रिलेवेंस है मैन के साथ, वो टॉपिक उसमें मेंशन किया गया है। तो अब आज देखते हैं हम कि रेलेवेंस जो है मैन के साथ इकोलॉजी, या मैन का इकोलॉजी के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या है जो भी रिलेशन है, उसको देख लेते हैं। तो ये भी चीज़ आपके लिए एक ओवरव्यू हो जाएगी, ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अगर ये टॉपिक है आपके सिलेबस में तो क्वेश्चन पीछे भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर हम क्या चीज़ें लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सिलेबस का, मैं वो फॉलो करूँगी। तो आपका कोई भी टॉपिक मैं मतलब छोड़ूंगी नहीं, पूरा लाइन से सिलेबस वाइज वो करूँगी, वीडियोस बनाऊँगी। बस आपको ये करना है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वीडियोस आएंगे, और हो सकता है कि कोई एक पॉइंट या एक टॉपिक आपका छूट जाए, इसलिए फिर आप बोलेंगे लाइन से सिलेबस नहीं है, ठीक। तो हमें अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मतलब पहले चीज़ ये है कि जो इकोलॉजी है वो क्या है, ये आपको पता है। इकोलॉजी क्या है? ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है और वो ऑर्गेनिज्म जिस इन्वायरमेंट में रहता है, उनके आपस का जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी हम एज अ साइंटिफिक वे में जब करते हैं तो वो इकोलॉजी कहलाता है। और ये जो किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो इकोलॉजी है वो बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो एबायोटिक, जो भी और मतलब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। सेकेंड थिंग इज़ बायोटिक, जो भी लिविंग थिंग्स हैं। एंड थर्ड जो है ऑल ऑर्गेनिज्म जो उस एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो ये चीज़ों से एक इकोलॉजी बनती है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि मैन के साथ क्या रेलेवेंस है इकोलॉजी का। सबसे पहली चीज़ है कि इकोलॉजी जो है क्या है, इट इज़ अ सिम्बोसिस। जो सिम्बोसिस है मतलब होता है, सिम्बोसिस मतलब होता है कि ऐसा एक जीवन, मतलब ऐसा एक लाइफ बोल सकती हूँ मैं, जिसमें जो 2 ऑर्गेनिज्म हैं या 2 कोई ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे को फ़ायदा दे रही हैं, ठीक है। जैसा एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको, राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि जो भी लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं उनके रूट्स में रहता है। तो उससे क्या हो रहा है, वो रूट में निवास कर रहा है लेग्यूमिनस क्रॉप के, तो जो भी पौधे हैं वो उसको मतलब जगह दे रहे हैं रहने के लिए, और उसके बदले वो क्या पे कर रहा है, वो जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको फिक्सेशन कर रहा है और प्लांट्स को अवेलेबल करा रहा है। तो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट जो है प्लांट्स की वो पूरी हो रही है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो सिम्बोसिस रिलेशन होता है वो क्या होता है। तो इस तरह से हम सिम्बोसिस वर्ड को समझ सकते हैं। इसका मतलब यही है सिंपल वर्ड में, जब 2 जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे को मतलब फ़ायदा देते हुए किसी भी प्रकार का एक दूसरे को मतलब हानिकारक इफ़ेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा जब रिलेशन है ये सिम्बोसिस में आएगा। देन तो अब हम आगे देख लेते हैं। सिम्बोसिस इज़ अ क्लोज इकोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ 2 और मोर, 2 से अधिक के बीच भी हो सकता है। अभी तक जो मैंने एग्जांपल दिया वो तो 2 चीज़ों का मैंने बताया था, ठीक है। 2 और मोर डिफरेंट स्पीसीज समटाइम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बेनिफिट बोथ स्पीसीज, समटाइम वन स्पीसीज बेनिफिट्स ऑफ द others expense and in other cases neither species benefits। तो जो ये सिम्बोसिस है इसके भी टाइप्स होते हैं। बेसिकली जो सिम्बोसिस जो लेग्यूमिनस क्रॉप में होता है उसमें दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं उनको फ़ायदा मिलता है, पर कुछ ऐसे जो सिम्बोसिस होते हैं उनमें क्या होता है, कैनाबैलिज्म और ऐसे करके सिम्बोसिस के टाइप्स हैं। उसमें ये होता है कि कई बार एक ही ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा मिलता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो हानिकारक इफ़ेक्ट चला जाता है। तो वो सिम्बोसिस का जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो जो हम आगे अगर सिम्बोसिस से रिलेटेड आपका टॉपिक आएगा ही, तब हम उसका डिटेल स्टडी करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है हम मेन उस पर फोकस करेंगे। सो इससे आप समझ गए कि क्या हो रहा है
सिम्बायोसिस जो रिलेशनशिप है ये क्लोज एसोसिएशन होता है दो स्पीसीज़ का, दो इंडिविजुअल्स का, जिसमें कि या तो दो स्पीसीज़ या दो से अधिक स्पीसीज आपस में एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं, या समटाइम एक को फ़ायदा होता है दूसरे को नुकसान होता है, ठीक है। देन इकोलॉजिस्ट यूज अ डिफरेंट टर्म फॉर ईच टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पर कुछ इसका मतलब कौन कौन सा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स है यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो जैसा कि है, एक होता है म्यूचुअलिज्म, देन होता है आपका कम्युनलिज्म, एंड उसके बाद आपका पैरासिटिज्म, एंड देन कंपटीशन। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि म्यूचुअलिज्म में ये है कि बोथ स्पीसीज बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप, जैसा कि आपका है एग्जाम्पल जो भी लेग्यूमिनस क्रॉप है और जो राइजोबियम बैक्टीरिया है उनका। देन कम्युनलिज्म में क्या होता है, वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड अदर इज अनअफेक्टेड बाय द रिलेशनशिप, मतलब एक स्पीसीज को बेनिफिट मिल रहा है बट दूसरे को कोई नुकसान भी नहीं पहुंच रहा है, फ़ायदा भी नहीं पहुंच रहा है, कोई भी उसको चेंजेस या अफेक्शन नहीं हो रहा है। देन पैरासिटिज्म जो रहता है, वन स्पीसीज बेनिफिट द अदर इज़ हार्म बाय द रिलेशनशिप्स। ये जनरली इंसेक्ट्स और जो डिसीज़ है इस केसेस में देखा गया है कि एक को फ़ायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है। देन कंपटीशन में दोनों स्पीसीज़ के बीच ना अपना लाइफ सर्वाइव करने के लिए कंपटीशन रहता है। नेदर स्पीसीज बेनिफिट्स फ्रॉम द रिलेशनशिप, क्योंकि दोनों ही लगे हुए हैं ना अपने आगे बढ़ने की होड़ में, तो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक को बहुत फ़ायदा हो रहा है या किसी एक को बहुत नुकसान हो जा रहा है। तो ये आपको समझ आ गई कि इकोलॉजी और इसका रिलेशन क्या है, ठीक, ये मैन के उसमें रिलेशनशिप में। देन इंट्रा स्पीसीज कंपटीशन, इंट्रा से क्लियर है आपका, एक होता है इंटर, ठीक है, और एक होता है इंट्रा, विद इन द स्पीसीज, बिटवीन द स्पीसीज। तो इंट्रा विद इन द स्पीसीज, ठीक। ऑर्गेनिज्म कॉम्पिटिंग कैन बी फॉर्म विद इन द सेम स्पीसीज, ठीक, मैंने जैसे आपको पहले बताया विद इन द सेम स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टू मैन एल्क फाइटिंग फॉर अ फीमेल मेट, then elephant also fight each other so that dominant elephant will get to breed with the female as a example, ठीक। Another species that show great competition between each other are the dolphins, and dolphins go along together and play with each other, but when it is time to eat all dolphins have to compete for a meal, that is the inter-species, सेम स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इंटर स्पीसीज कंपटीशन। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देन इंटर स्पीसीज, व्हेन बिटवीन द स्पीसीज जब रहेगा तो कंपटीशन कैन बी ऑल्सो फाउंड इन टू डिफरेंट स्पीसीज और बिटवीन स्पीसीज, ठीक। A lizard and a frog, they both are different species, they can compete for a similar food, मतलब वो एक ही फूड के लिए पर स्पीसीज अलग है, कॉम्पीट कर रहे हैं। इससे पहले क्या था, सेम स्पीसीज है, फूड के लिए कंपटीशन था उनके बीच। दे ईट सच अ स्मॉल इंसेक्ट्स, ओके, तो इसलिए दोनों में कंपटीशन है। दिस टाइप ऑफ कंपटीशन इज ओनली फाउंड व्हेन टू डिफरेंट स्पीसीज शेयर एन इकोलॉजिकल नीच that they must compete over. Then हमारा नेक्स्ट है न्यूट्रलिज्म, जिसमें कि क्या होता है, बोथ स्पीसीज जो रहते हैं वो अनअफेक्टेड रहते हैं। तो ये जो आपने इंट्रा और इंटर स्पीसीज देखा, ये कंपटीशन का ही दो टाइप है। एंड देन फिफ्थ जो हमारा टाइप है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, वो था न्यूट्रलिज्म, जिसमें कि कोई भी स्पीसीज मतलब दोनों स्पीसीज अफेक्ट नहीं होती हैं, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है सिंपल वर्ड में। देन न्यूट्रिशनल सिम्बायोसिस में क्या है कि पहला होता है आपका एम्ब्रोसिया बिटल, देन टर्माइट फंगस गार्डन, एंड इसके अलावा पैरासोलेंस एंड कॉकरोच जो कि एंडो सिम्बायोसिस होता है उनमें, एंड सेल्टर सिम्बायोसिस जैसे कि एंट मिमिक्स, एंड इसके अलावा सेल मेकर एंड गॉल इंसेक्ट्स। तो ये एग्जांपल्स भी हैं जो आप मेंशन करेंगे तो आपका आंसर अच्छा रहेगा। तो ये एग्जांपल्स मैंने दे दिए आपको न्यूट्रल और सेल्टर सिम्बायोसिस का। तो जो बेसिकली जो इकोलॉजिकल आपका रिलेशनशिप रहता है वो क्या है कि दो ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप है, मतलब दो ऑर्गेनिज्म का नहीं, मतलब ऑर्गेनिज्म जो है एक से ज़्यादा बहुत ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, उनके इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम के साथ रिलेशनशिप है
इकोसिस्टम एक ही है, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हैं और उनका आपस का जो इंटरेक्शन है, इस सब की जब स्टडी होती है तो वो इकोलॉजी में आता है। ठीक है, सो जो ये ऑल ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और ये जो इंटरेक्शन रहता है डिपेंड करता है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, कहीं ना कहीं एक का रिलेशन दूसरे के साथ रहता है, जिसको फिर आगे हम जैसे कि फूड चेन के रूप में, तो ईच जो ऑर्गेनिज्म है दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर, मतलब वन अनदर एंड इन अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ रिलेशन, जिसको कि मैंने आपको बताया है कि फूड चेन के फॉर्म में, और जो भी आगे मीन्स हम देखेंगे उसके फॉर्म में स्टडी करते हैं। देन इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स हेल्प बेटर डिस्क्राइब हाउ दे आर कनेक्टेड। सो इकोलॉजिकल रिलेशनशिप से हम ये जान सकते हैं कि इकोसिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म ये किस तरह से रिलेट करते हैं, इनका रिलेशनशिप कैसा है। सो देयर आर 6 रिलेशनशिप, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, जिसमें कि 2 आपके जो हैं वो अपोजिशनल हैं और जो 4 हैं आपके वो सिम्बायोटिक फॉर्म के रूप में हैं। देन जो ये अपोजिशनल रिलेशनशिप है दे आर प्रेडेशन एंड कंपटीशन। ठीक है, एंड जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स हैं ये हैं आपका एरे म्यूचुअल सॉरी वो आर है, वो एक साथ हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। रिलेशनशिप्स आर म्यूचुअलिज्म एंड कॉम्युनलिज्म एंड आपका इसके अलावा एमेनलिज्म एंड पैरासिटिज्म। तो ये आपको क्या आप चार्ट के फॉर्म में जब ऐसे बना लेंगे, आप डिवाइड कर दीजिए इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स को। तो एक साइड आप लिखिए कि जो ऑपोजिशनल रिलेशनशिप्स है और दूसरे साइड आप लिखिए सिम्बायोटिक में 4 टाइप आप लिख दीजिए और इसमें आप 2 टाइप लिख दीजिए, तो ये आपका बहुत शॉर्ट में हो जाएगा। द इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स एन ऑर्गेनिज्म हैड डिपेंड ऑन द वे ऑफ ऑर्गेनिज्म एडॉप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट प्रेशर ऑन इवोल्यूशनरी बेसिस। सो ये जो है इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स, ये बेसिकली इस पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म जो है उसका जो वे है कि वो किस तरह अपना जो इन्वायरमेंट है उसको, या इन्वायरमेंट का जो प्रेशर है उसमें किस प्रकार से वो अडॉप्ट करता है, उस अडॉप्टेशन का जो वे है उस पर डिपेंड करता है। और इसकी जो भी इवोल्यूशनरी बेसिस है या जो भी इसकी प्रीवियस हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग ये रिलेशनशिप्स को हम स्टडी करते हैं। नाउ वी सी द ओरिजिन ऑफ इकोलॉजी, कि कहाँ से ये इकोलॉजी ओरिजिनेट हुआ है। तो इकोलॉजी का जो ये टर्म है ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था बाय जर्मन जूलॉजिस्ट जो कि थे अर्नस्ट हैकेल। उन्होंने 1869 में यूज़ किया था। उनके अकॉर्डिंग ये जो साइंस है, दिस साइंस हैज़ इट्स ओरिजिन इन अदर साइंस such as biology, geology and evolution among other। तो इसका रिलेशन है दूसरे साइंस के, मतलब इसके ओरिजिन का रिलेशन जो है वो दूसरे साइंस के। हाँ, so now we see the origin of ecology. This term was given by German zoologist, that is the Ernst Haeckel 1869। According to him जो साइंस है, इकोलॉजी साइंस है, ये जो साइंस है ये रिलेट करता है अदर साइंस के साथ, या इसका ओरिजिन रिलेट करता है अदर साइंस के साथ, जैसे कि बायोलॉजी, जियोलॉजी एंड एवोल्यूशन अमॉन्ग अदर। ओके, सो लेमार्क, अकॉर्डिंग टू लेमार्क, उन्होंने जो थ्योरी दी थी एवोल्यूशन की, दे प्रपोज दैट इन्वायरमेंट जो है उसमें क्या होता है, एक कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन जो भी ऑर्गेनिज्म रहती है, जो भी एजेंसीज रहती हैं, उनको नीड होती है कि वो एक एफर्ट के साथ चेंजेस जो हो रहे हैं इन्वायरमेंट में उसमें सर्वाइव करने के लिए एफर्ट डालें, जिससे कि वो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है या जो चेंजेस हैं उसमें सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये जो लेमार्क्स की जो एवोल्यूशन की थ्योरी है ये बहुत मतलब एक बेसिस बोल सकते हैं। दिस इज़ द मेन बेसिस ऑफ इकोलॉजी टेकिंग इनटू द अकाउंट द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके बाद जो एक और थ्योरी जो थी, जो कि है कि मॉडर्न इकोलॉजी, इसमें क्या है कि जो मॉडर्न इकोलॉजी में एक्चुअली हैड इट्स प्रिंसिपल विद द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ, इसमें डार्विन थे, उनके जो एवोल्यूशन की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग मॉडर्न इकोलॉजी है उसको लिया गया है। ही नोटेड दैट द इन्वायरमेंट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। उन्होंने बोला था कि इसमें मतलब जो आपका इससे पहले मैंने लेमार्क की थ्योरी बताई थी, उनके अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग क्या होता है कि कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इनके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हो रहा है इन्वायरमेंट में, जिसके कारण क्या हो रहा है, विच कॉजेज द एजेंसी विद द बेस्ट एडाप्टेशन आर दोज हु सर्वाइव। यहाँ पर क्या है, कंपटीशन हो रहा है कि किसके में बेस्ट एडाप्टेशन की जो स्किल है वो है, जिससे कि वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में जी पाएगा या सर्वाइव कर पाएगा। जिन्होंने अडॉप्ट किया वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया वो नहीं कर पाएंगे सर्वाइव। तो ये डार्विन की जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग है, ठीक। देन इसको हम एक नेचुरल सिलेक्शन भी बोल सकते हैं, बाय द मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। हाईलाइटिंग इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द देयर इन्वायरमेंट। बेसिकली जो हाईलाइट टॉपिक यही है कि इंपॉर्टेंस यहाँ पर यह है कि इंटरेक्शन जो है ऑर्गेनिज्म का उसके इन्वायरमेंट के साथ। तो ये सब जब हुआ, सिंपल आपको ये आई थिंक डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट इसका एक जो सिंपल कंक्लूजन मैं दूँ आपको, तो जो ये थ्योरी थी लामार्क की, डार्विन की, उन्होंने एवोल्यूशन के ऊपर स्टडी की। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो आपका इन्वायरमेंट है उसमें जो है कॉन्स्टेंटली चेंजेस, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और ये जब आपका इन्वायरमेंट, सो लामार्क एंड डार्विन ने बताया कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, और जब ये कॉन्स्टेंटली चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो इस चेंजेस में सर्वाइव करने के लिए जिसके पास सर्वाइवल स्किल है, मतलब एडॉप्टेशन जो कर पा रहा है वो सर्वाइव करेगा, एंड जो नहीं कर पा रहा है ऑब्वियस सी बात है कि वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये चीज़ है जिसके कारण हमको मतलब इकोलॉजी का ओरिजिन हुआ कि जो इंटरेक्शन है ह्यूमंस का उनके इन्वायरमेंट के साथ, उसको स्टडी करने के लिए इकोलॉजी जो है वो आया। तो अब देखते हैं सब डिवीज़न ऑफ इकोलॉजी। तो यहाँ पर मतलब जो बेसिकली सब ब्रांच जो डिविजन्स हैं, इकोलॉजी हैज़ बीन सब डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट फील्ड सो द अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट इन अ मोर प्रॉफिटेबल वे। इसलिए इसको क्या किया गया, सब डिवीज़न में मतलब डिवाइड किया गया है। इकोलॉजी कैन बी कॉमनली डिवाइडेड इनटू द एनिमल इकोलॉजी एंड प्लांट इकोलॉजी। बेसिकली हमारे लिए प्लांट इकोलॉजी अभी जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्लांट इकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। However, two major subdivisions were preferred by ecologists, जो animal and plant. The whole subjects are divided into the autoecology and then आपका एक है साइकोइकोलॉजी, ठीक। तो ये दो और जो सब्जेक्ट जो हैं, होल सब्जेक्ट जो इकोलॉजी का वो डिवाइड हुआ है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि ऑइकोलॉजी जो होती है उसमें क्या होता है, अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज़। एक मतलब पर्टिकुलर अब जब इंडिविजुअल स्पीसीज़ की स्टडी करेंगे रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, इट इज़ नोन एज द ऑइकोलॉजी। It include the study of its geographical distribution, taxonomy, position or morphological characters, reproduction, life cycle, behavior with reference to ecological factor that might influence these activities. जब particular insects का अगर study कर रहे मान लीजिए, तो क्या करते हैं, पहले आप उसका साइंटिफिक नेम लिखते हैं, देन उसकी टेक्सोनॉमी, देन मॉर्फोलॉजी, देन लाइफ साइकिल, देन उसके सिम्टम्स। तो वो पर्टिकुलर आप उसकी स्टडी कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ है। देन इसके बाद साइकोलॉजी, अ स्टडी ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। when we study a group of organisms, not individual organism, then it is known as the synecology. Here the unit of study are group of species. Then it comprise population ecology, community ecology and study of ecosystem. So the useful subdivision may also be made according to the habitat, taxonomic division and level of organization. Then इसके अलावा जो हैं ब्रांचेस हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी एंड टैक्सोनॉमिक इकोलॉजी, हैबिटेट इकोलॉजी, ह्यूमन इकोलॉजी, अप्लाइड इकोलॉजी, केमिकल इकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। इसके अलावा पैलियो इकोलॉजी, एवोल्यूशनरी इकोलॉजी, गायनेकोलॉजी एंड इको जियोग्राफी, पेडोलॉजी, एथोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एंड सिस्टम इकोलॉजी। दे आर द ब्रांचेस, ठीक है। इसका भी हम देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहला चीज़ आपका पॉपुलेशन इकोलॉजी, इट डील विद द ग्रोथ, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ द पॉपुलेशन। कम्युनिटी में हम देखते हैं डिफरेंट पॉपुलेशन जो हैं सेम जो हैबिटेट में रहते हैं एंड सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो डिफरेंट पॉपुलेशन है उसकी स्टडी करते हैं, तो एक कम्युनिटी स्टडी होती है, वो कम्युनिटी इकोलॉजी में आएगा। टैक्सोनॉमी, इट कंसर्न विद द इकोलॉजी ऑफ डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप
जैसे कि माइक्रोबियल इकोलॉजी, मैमेलियन इकोलॉजी, इंसेक्ट इकोलॉजी एंड सो ऑन दैट। हैबिटेट इकोलॉजी में इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट इन डिफरेंट हैबिटेट्स, जहाँ पे वो रह रहे हैं, मतलब सर्वाइव कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हैबिटेट इट कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू द फ्रेश वाटर इकोलॉजी, मराइन इकोलॉजी, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी, फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड डेजर्ट इकोलॉजी। Then human ecology, it deal with the effect of human activity on environment and vice versa. Applied ecology, it deal with the application of ecology concepts to human need, including the wildlife management, biological control, forestry and conservation of natural resources. ठीक। केमिकल इकोलॉजी में व्हेन वी स्टडी अबाउट द केमिकल एफिनिटीज प्रेजेंस शोन बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजी या इकोफिजियोलॉजी में फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल कंडीशंस आर डील इन द इकोफिजियोलॉजी। एंड पैलियो इकोलॉजी, इट डील विद द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड लाइफ ऑफ द पास्ट एजेस। तो इसको जब हम पास्ट एजेस का स्टडी कर रहे हैं तो इसको इसमें रखेंगे। देन गायनेकोलॉजी में जब हम इकोलॉजी को किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, जेनेटिक्स के साथ, तब हम जो ऐसी स्टडी करेंगे जिसमें हम जेनेटिक वेरिएबिलिटी को देख रहे हैं एनवायरनमेंट की, तो ये आएगा आपका गायनिको इकोलॉजी में। देन इकोजियोग्राफी में इट स्टडी द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, जो कि आगे हम देखेंगे कि किस तरह से होता है। तो इस तरह की जब हम स्टडी करेंगे तो हम इसको इकोजियोग्राफी बोलेंगे एंड इसको कलेक्टिवली वी नोन एज द बायोम्स। पेडो इकोलॉजी, जब हम सॉइल से रिलेटेड स्टडी करेंगे, सॉइल के नेचर की, जैसे कि एल्कनिटी, सेलिनिटी, ह्यूमस कंटेन एंड मिनरल्स एंड जो भी सॉइल टाइप्स हैं, तो ये पेडोलॉजी में आएगा। एथोलॉजी में व्हेन स्टडी अबाउट द एनिमल बिहेवियर इन डिफरेंट एनवायरनमेंट अंडर द नेचुरल कंडीशंस। सोशियोलॉजी, व्हेन इकोलॉजी एंड एथोलॉजी आर कंबाइंड इट बिकम्स सोशियोलॉजी। तो आपने जो इकोलॉजी और एथोलॉजी कंबाइंड होगा तो इसको हम बोलेंगे सोशियोलॉजी। एंड सिस्टम इकोलॉजी, व्हेन वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। जब हम इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को स्टडी करेंगे, ठीक है, यूजिंग द अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर, तो इसको हम बोलेंगे सिस्टम इकोलॉजी। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया कि जिस ह्यूमंस से इकोलॉजी का क्या रिलेशन है। आपके जो कुछ आंसर क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं कि किस तरह का सिम्बायोसिस और नॉन सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है, कि कंपटीशन है, कि म्यूचुअलिज्म है, एंड देन ओरिजिन कैसे हुआ है, मतलब क्या चीज़ से इकोलॉजी जो है वो उसकी नीड आई कि हमने स्टडी की इकोलॉजी की, मतलब रिलेशन देखा जो पॉपुलेशन है या इंडिविजुअल्स है उनका उनके इन्वायरमेंट्स के साथ, उसके बाद सब डिवीज़न क्या है और उसके अंदर हम क्या क्या स्टडीज़ करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका कंजर्वेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे हम, एंड सो ऑन। ऐसे आपका जो टॉपिक है उसको हम बढ़ेंगे और बहुत जल्दी सिलेबस कवर करने की कोशिश करूँगी। सो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको जो भी मेरे वीडियोज़ हैं वो आएंगे, पता चल जाएंगे।